नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कल रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली, 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में जेपी नड्डा का कार्यक्रम प्रस्तावित, तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी, पिथौरागढ़ के नाचनी और अल्मोड़ा के देघाट में आज जनसभाएं, हारे बूथों को खुद मुख्यमंत्री कर रहे मॉनिटर। लिव इन में गर्लफ्रेंड को राशिद ने दी खौफनाक मौत, प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर कर शव सूटकेस में फेंका, देहरादून पुलिस ने किया खुलासा। लोकसभा चुनाव को लेकर के आबकारी विभाग एक्टिव, नानक मत्ता में 80 लीटर कच्ची शराब बरामद, भट्टियां और 2000 लीटर लहन किया नष्ट। उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम फिर शुष्क, पर्यटकों की बड़ी मुश्किलें, 3 दिन रहेगी चटक धूप, 4 अप्रैल से बनेंगे बारिश के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को जनपद उधम सिंह नगर रुद्रपुर मोदी मैदान में प्रस्तावित जनसभा को लेकर के भाजपा तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन महामंत्री अजय ने भूमि पूजन कर कार्यक्रम स्थल का काम शुरू किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम भाजपा के नेता भी उपस्थित रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि शुभ काम से पहले पूजन किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में पहली रैली कुमाऊं मंडल के नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट को दी गई है। उन्होंने बताया कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मैदान में लोकसभा वासियों को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष भाजपा गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आगामी 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रमों को लेकर कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। वहीं भाजपा के लोगों ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश का दौरा ऐतिहासिक रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा हारे हुए बूथों पर किस तरह से कार्य किया जाए, इसको लेकर के रणनीतियां तैयार कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, हर बूथ को जीतने का लक्ष्य लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी विधानसभाओं में हार हुई थी उनमें वो खुद बूथ टोलियों की बैठक ले रहे हैं। लगभग 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव चुनाव की दृष्टि से होता है। और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा। हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी विधानसभा है उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वहीं मसूरी के चुनाव कार्यालय में मसूरी भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ ही सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया। इस मौके पर मदन मोहन शर्मा और मसूरी भाजपा मंडल के महामंत्री कुशाल राणा ने बताया कि टिहरी लोकसभा की सीट लोकसभा की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीत हासिल करेगी।
मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और ये बात लोग खुद स्वयं कह रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि बहुत आसान चुनाव है, लेकिन हम आसान नहीं लेते हैं, हम चुनौती के रूप में लेते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन को अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज्यादा आएगी। इस बार मोदी जी ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब जनता की स्मृति में ताज़ी हैं और उन स्मृतियों उन उपलब्धियों को भारत की जनता भूली नहीं है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए लगातार सभी प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन के नियमों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन के स्तर पर मतदान संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन के स्तर पर की जा रही तैयारियों के अपडेट भी निरंतर मीडिया से साझा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सभी सर्विस वोटरों के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सर्विस वोटरों के यूनिट कार्यालयों के सैन्य अधिकारियों से सक्षम स्तर पर सर्विस वोटरों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने और पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए अनुरोध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया था 50% तक के पोलिंग स्टेशंस को हमें वेबकास्टिंग के माध्यम से जोड़ना होगा ताकि उसका निगरानी करने के लिए एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। इसी क्रम में हमने 11,729 पोलिंग स्टेशन में से 5,898 50% पोलिंग स्टेशन को वेबकास्टिंग के दायरे में लाने का निर्णय लिया हुआ है। इसके लिए हमने एक संस्था से अनुबंध गठित किया हुआ है जिनकी टीम सभी जनपदों में जाकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। ये सभी व्यवस्था का एक ड्राई रन होगा जो कि मतदान से 24 घंटे पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा और उसकी कार्रवाई संपन्न किया जाएगा। 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित दीक्षांत परेड में 195 नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं को 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के प्रशिक्षण संस्थान में प्रचलित 9 माह के गहन प्रशिक्षण के उपरांत एपी अंशुमान अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था पीएसी उत्तराखंड द्वारा कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। प्रशिक्षण के दौरान ही इन प्रशिक्षुओं द्वारा कावड़ मेला जैसे अत्यंत संवेदनशील ड्यूटी एवं विधानसभा सत्र के दौरान जनपद हरिद्वार में शांति व्यवस्था ड्यूटी भी संपादित की गई। संपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षक स्टाफ का आचरण एवं अनुशासन उच्च कोटि का रहा। ये पासिंग आउट परेड थी आज हमारे यहाँ 40वीं वाहिनी में। हमारे 195 साथी आज उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बने हैं और 195 सिविल पुलिस को ज्वाइन करेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन आज का इनका रहा। ये दर्शाता है कि हमारी वाहिनी ने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी इनको तमाम किस्म की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें नए कानून की भी ट्रेनिंग शामिल है। प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा, समय भी बहुत अच्छा दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान हमें शुरू से लेके प्रशिक्षण का मतलब ही था कि हमें फोर्स के अनुकूल ढालना, फोर्स के जो नियम कायदे कानून है, पब्लिक के साथ हमें कैसे डील करना है, विभिन्न कंडीशंस में अपराधी से कैसे डील करना है, अपराधी को कैसे पकड़ना है, कहाँ किस चीज़ को डिटेक्ट करना है, अपराध को जैसे कि कोई अपराध हो रहा है, झूठी सूचना आ रही है, उसको कैसे डिटेक्ट करना है और सैल्यूट वगैरह अधिकारी के सामने कैसे उपस्थित होना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत कुछ सिखाया गया। लिव इन में रह रहे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। हत्या का खुलासा दून पुलिस ने किया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व हरिद्वार की रहने वाली युवती के परिवार द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर राशिद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया। बीते दिन राशिद को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो
तो मालूम हुआ कि युवती के साथ राशिद लिव इन में रह रहा था, लेकिन आपसी कलह के चलते एक दिन उसके द्वारा 24 वर्षीय शहनूर का गला दबाकर हत्या कर दी गई। वह एक बड़े सूटकेस में उसके शव को रखकर आशा रोड़ी जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाश बरामद कर ली है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आज जंगल में कॉम्बिंग सर्च अभियान उसके निशानदेही पर की गई, जहां पर सूटकेस और मृतका की वहां पर डिकम्पोज बॉडी बरामद कर ली गई है। पूरा घटनाक्रम में पूछताछ में उसने बताया कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और साथ ही साथ उसको कहीं शक था कि देर रात आती तो उसका कहीं संबंध हो सकता है। इस बात पर उनका बीच बीच में झगड़ा होता था और एक दिन आवेश में आकर रात्रि में जब वो देर से आई तो आवेश में आकर उसने उसका गला दबा दिया। गला दबाने के उपरांत अगले दिन वह सारे अपने इसको लाश को छिपाने के लिए उसका एटीएम भी प्रयोग किया। 17,000 रुपए उसके एटीएम से निकाले, उसकी स्कूटी पर डेड बॉडी को सूटकेस में रखकर और जाके उसको जंगलों में जाके छिपा दिया। तो इसकी गिरफ्तारी हो गई, इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मृतका की स्कूटी, एटीएम और फोन, उसके संबंध में जो जानकारी मिली उसने जहां पर छुपा के रखा है उसके लिए हमारी टीम पीसीआर पर लेकर उसको जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आबकारी विभाग कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आबकारी अधिकारी उद्यम सिंह नगर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 खटीमा लालू राम के नेतृत्व में नानकमत्ता क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची पक्की खेमरिया गांव के पास नाले में 2 चलती हुई भट्टियों को नष्ट किया गया और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। लगभग 2000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। इससे पूर्व भी आबकारी विभाग खटीमा द्वारा जगह जगह दबिश देकर सैकड़ों लीटर लहन नष्ट किया गया और कच्ची शराब बरामद की गई। दबिश टीम में जगदीश कुमार, नितेश भारद्वाज, दीपक चंद्र, पंकज जोशी और आबकारी सिपाही मौजूद रहे। हमारे द्वारा पूरी एक्साइज टीम खटीमा के साथ में थी और ये चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत रखते हुए श्री अशोक कुमार मिश्रा जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में हमारे द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और जहां भी हमें मुखबिर से सूचना मिलती है उन जगहों पर जाके तमाम भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। आज भी हमारे द्वारा जो है कि कच्ची खमरिया और पक्की खमरिया क्षेत्र में नदी किनारे जो है दबिश दी गई, जहाँ पे भारी मात्रा में लहन वो नष्ट किया गया, लगभग 2000 केजी के आसपास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड की विश्व विख्यात चारधाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और अंत में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री यात्रा की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सकें। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इससे पहले साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के चलते सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति समय से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रही है। विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है वो
उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनः निर्माण कार्य में रुकावट होती है। इसके बावजूद काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहाँ पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है तो उसके कारण से वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि वक्त पर चारधाम यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट हिमांशु बरमोला, देहरादून। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।